कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्लास 3 को पढ़ने वाले हैं। भाषा के कार्य। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, प्लेलिस्ट को चेक करें। सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स मेरे द्वारा तैयार किए गए वो सारे आपको मिल रहे हैं वहाँ पे। एक बार उसको पढ़ ले, उसी से मेरा सीटेट क्लियर हुआ है तो आपका भी हो जाएगा। तो आइए एक एक करके आज पढ़ते हैं भाषा के कार्य। कौन सब कार्य हैं? तो भाषा के 5 आधारभूत कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और चिंतन करना। कौन सब है? भाषा के 5 आधारभूत कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और चिंतन करना। 5 आधारभूत स्तंभों का काम सरल से कठिन के क्रम में होता है। ये भी आपको पूछेगा किसका क्रम क्या होगा, तो सरल से कठिन की ओर। ओके, अगला है ऐसा कहा जाता है कि हमारे दिनचर्या का 45% समय सुनने में, 30% बोलने में और 25% पठन और लेखन में व्यतीत होता है। और चिंतन में कितना प्रतिशत? यह प्रश्न अनुत्तरित है, मतलब इसका उत्तर ही नहीं है। आप भी सोच सकते हैं हम लोग एग्जाम देने से पहले कितना चिंतन करते हैं, फिर रिजल्ट आने वाला होता है तो कितना चिंतन करते हैं, इसका कोई प्रतिशत निश्चित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार चिंतन करता है। भाषा हमारी इसी बौद्धिक क्षमता की अभिवृत्ति है। उसके बाद भाषा। भाषा क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। भाषा के बारे में दिया है अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप से हमें भाषा प्राप्त होती है, इसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो अनौपचारिक रूप से और औपचारिक। अनौपचारिक रूप से हमें माता पिता से, घर परिवार से, परिवेश से, पड़ोस से, समाज से और जनसंचार माध्यम से प्राप्त होता है। ये आपको पूछेगा कि भाषा में अनौपचारिक रूप से किससे प्राप्त नहीं होता है, तो आपको ये सब में ऑप्शन दे देगा और एक उसमें नहीं वाला देगा। और औपचारिक होगा जो क्षेत्र के पढ़े लिखे समाज द्वारा स्वीकृत भाषा है, उसी को हम लोग औपचारिक भाषा बोलते हैं। उसके बाद है राजभाषा। राजभाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को कहते हैं। अध्याय 7 में इसका अनुच्छेद 343 में इसका जिक्र है। राजभाषा किसको कहते हैं? वो राजभाषा था, ये राज्य भाषा है। तो सरकार के द्वारा कार्यों को पूरा करने में जिन भाषा का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो राज्य भाषा बोलते हैं। उसके बाद है मातृभाषा। माता परिवार या समाज में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? मातृभाषा। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या दिया गया है। औपचारिक शिक्षा में मातृभाषा का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र का पढ़ा लिखा समाज विचार विनिमय करता है। उसके बाद है कि मातृभाषा में बच्चों का ज्ञान के रूप में विकास में सहायक होता है। मातृभाषा बच्चों के ज्ञान के विकास में सहायक होता है। मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मातृभाषा में ही बच्चों का मानसिक मस्तिष्क में सबसे पहले क्रियाशील होता है। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो मातृभाषा होना चाहिए। और उसके बाद है भाषा शिक्षक के कार्य। पहला है शिक्षक की स्वयं की भाषा की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप से प्रस्तुत होगा। यानी कि अगर एक शिक्षक है वो अगर कुशलता से भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो उसके बच्चे कैसे कर पाएंगे? तो उनका एक कुशल भाषा उनके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक को पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज है ये भी बोल सकते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए कि वो कक्षा के बाहर भी बच्चे भाषा का प्रयोग करें। उसके बाद है भाषा शिक्षक को बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचित कराना चाहिए। और अगला है ये बहुत VVI है, उसको आप VVI करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण से। कौन दृष्टिकोण से? तो समग्रतावादी दृष्टिकोण से ये बहुत ही अनिवार्य है।
उसके बाद है कि भाषा विकास में बोलने सुनने की भूमिका क्या होती है। तो श्रवण क्षमता, पहला श्रवण क्षमता कौशल विकास की शिक्षण विधि अनेक विधियों प्रवृत्तियों द्वारा बच्चों के श्रवण कौशल को सुधारा जा सकता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला कक्षा शिक्षण के द्वारा, दूसरा पाठ्य सहगामी क्रियाएं और गतिविधियों के द्वारा, उसके बाद है तीसरा कक्षोत्तर गतिविधियों के द्वारा, मतलब कक्षा के गतिविधियों के द्वारा इसको सुधारा जा सकता है। अगला है कक्षा शिक्षण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण शिक्षक द्वारा आदेश निर्देश, उसके बाद बाल गीत, काव्य पंक्ति पढ़ना और कहानी सुनना और प्रशंसा अभिव्यक्ति, ये सारे किसमें है, कक्षा शिक्षण में सम्मिलित है। दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं गतिशील गतिविधियां। तो कक्षा में या पाठशाला के मंच पर कविता वाचन प्रतियोगिता, अनुभाषण, वाद विवाद, समाचार वाचन के रूप में श्रवण कौशल में सुधार लाया जा सकता है। उसके बाद है कक्षोत्तर गतिविधियां, मतलब कक्षा के अंदर की गतिविधियां। तो कक्षा से अलग होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर बच्चा सजग और सचेत रहता है। इस गतिविधियों द्वारा मन एवं मस्तिष्क क्रियाशील हो जाते हैं और श्रवण शक्ति में सुधार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है श्रवण दोष। श्रवण दोष क्या है, पहला वंशानुगत के कारण ये हो सकता है, दूसरा पारिवारिक अशांति के कारण भी हो सकता है, तीसरा है चोट या दुर्घटना आदि के कारण श्रवण इंद्रियों पर असर पड़ता है। उसके बाद है तीसरा असंतुलित भोजन के कारण होता है, चौथा अंतर्मुखी होना और पांचवा चोट या दुर्घटना आदि के कारण श्रवण इंद्रियों पर असर होता है, छठा अत्यधिक मानसिक अंतर्द्वंद के चलते बच्चा बाहरी आवाज़ों को सुन ही नहीं सकता, सुनता ही नहीं है, उसके कारण भी श्रवण दोष होता है। तो श्रवण दोष कैसे होता है ये सब आप याद रखिएगा, कभी भी ये पूछ सकता है आपको। उसके बाद बोलने का यानी मौखिक कौशल, सुनने के बाद बोलने की कुशलता आती है। सुनना और बोलना घर परिवार के सीखे कौशल माने जाते हैं और जिन्हें श्रेष्ठ बनाती है। भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक और लिखित। आप लोग को सबको पता है कि मौखिक का और लिखित भाषा के रूप होते हैं। मौखिक व्यवहार में वक्ता के साथ साथ श्रोता का होना आवश्यक है। जो मौखिक भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं ना, उसमें वक्ता तो होना चाहिए, सुनने वाला श्रोता भी होना चाहिए। मौखिक कौशल के विभिन्न तत्व प्रभावी बनाते हैं, जैसे शुद्ध उच्चारण हो, विचारों में क्रमबद्धता हो, उचित अनुपात हो, बालाघात और गति हो, कितनी गति से बोला जाए, क्या बोला जाए, ये भी बहुत मायने रखता है सुनने की गति में। अब देखिए भाषा अर्जन और अधिगम, ये पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा था पहले क्लास में, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। भाषा संप्रेषण, यह एक प्रकार है या प्रकार्य है। भाषा समग्रवादी है, यानी सब जगह चलता है। ज्ञान सृजन संज्ञान को बेहतर बनाने में भाषा मदद करती है। भाषा व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। भाषा के विविध रूप, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, जिसको कि मातृभाषा को हम लोग घर की भाषा बोलते हैं, मदर टंग जिसको बोलते हैं, पहली भाषा ये होती है। दूसरा है राष्ट्रभाषा, जो बहुभाषी देश है, भारत तो राष्ट्रभाषा यहाँ पे बोला जाता है। राजभाषा हो गया हिंदी, जिसका जिक्र 343 वन में किया गया है। आप सबने पढ़ा होगा ये चीज। आगे है OLA, मतलब इसका गठन कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था OLA का। त्रिभाषा सूत्र का गठन 1964 से 66 के बीच में कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। 3 भाषा पढ़ाए जाएंगे, त्रिभाषा सूत्र इसमें था। पहला मातृभाषा जो हिंदी है, दूसरा इंग्लिश और तीसरा है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो भी इंडियन लैंग्वेज का है उसको। नन हिंदी में क्या था, तो मदर टंग तो था, हिंदी भी था। उसके बाद इंग्लिश इंडियन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज था। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार कैसे इसको याद करना है आपको। उसके बाद है भाषा अर्जन, मतलब अर्जन हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो शिक्षा प्रणाली की जरूरत इसमें नहीं होती है। सहजता से पर्यावरण से भाषा अर्जन कर सकते हैं। अवचेतन प्रक्रिया है, भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, सचेतन या अचेतन, तो ये एक अवचेतन प्रक्रिया है। अवचेतन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग भाषा को अर्जन कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा स्पीड में मैंने इसको लिया है, इसलिए कि आप बोर ना हो जाए,
अपने अनुसार थोड़ा सा स्पीड को कम करके इसको देख सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पे नए हैं तो, और लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करें। ग्रुप डिस्कशन होता है रात 10 बजे, उसको भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।